Okay, I am continuing with the session. तो दिस वॉज क्या, सेल बाय स्टॉपल। आइए सेल बाय स्टॉपल लिखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। पॉइंट नंबर 6, सेल बाय स्टॉपल। फिर 5 मिनट की चर्चा और मेरी बचेगी। सेल बाय स्टॉपल, सेक्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? 31। इसका अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि इसकी वर्डिंग्स को और बेहतर हम लोग लिख सकें। एक बार देखना साथ में क्या लिखा हुआ है कि where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title as against the true owner. But before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as the true owner or as a person authorized to sell the goods. एक बार इसको समझा रहे हैं लेकिन लिखवाएंगे थोड़ा सा आसान शब्दों में ही। लिखा हुआ है कि जहां पे ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, यानी ओनर को हम इस बात को इनकार करने से मना कर रहे हैं कि सेलर की अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि उसका कंडक्ट ऐसा था। जब तुमने अपनी मौजूदगी में उसको अलाउ कर दिया तो यू कैन नॉट लेटर ऑन डिनाई कि सेलर के पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं थी। द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर। लिखिए, when the owner by its conduct allows the seller to sell the goods, comma, he cannot later on deny that that seller did not have authority to sell the goods. आई थिंक ये आपके याद करने के लिए थोड़ी और आसान भाषा हो जाएगी। When the owner by its conduct allows the seller to sell the goods, he cannot later on deny that the seller did not have the authority to sell the goods. Full stop. The buyer in such case acquires a better title the buyer in such case acquires a better title. बायर के पास एक बेटर टाइटल चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट। बस इतना तक ही इसमें लिखना है। नेक्स्ट, सेल बाय एन अनपेड सेलर। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक अनपेड सेलर सेल कर सकता है। उसके पास राइट ऑफ रीसेल होता है कि नहीं होता है? एन अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ रीसेल ऑल्दो द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, लेकिन स्टिल इट कैन रीसेल। पहला था राइट ऑफ लीन, दूसरा था राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और ये दोनों करने के बाद फिर वो क्या करता है? रीसेल। लेकिन उससे पहले नोटिस देना पड़ता है, याद है? अगर नहीं, कैरियर को क्या, बायर को। अगर नोटिस नहीं दिया और बेच दिया तो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? बायर को। और लॉस हुआ तो कौन बियर करेगा? सेलर। लेकिन अगर नोटिस दे के बेचा तो फिर इंटायर कंसिडरेशन विल गो टू द सेलर। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट, अब देखो इसमें एक और टॉपिक है जो पेंडिंग टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है। एक और पेंडिंग टॉपिक आपको पढ़ना है, विच इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 37। सुनना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक कुछ ऐसे कि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर दिया, जैसे आपने ऑर्डर किया था कि भैया 10 किलो आम भेज देना, और सेलर ने 11 किलो भेज दिया, 12 किलो भेज दिया, या 8 किलो भेज दिया, तो एक रॉन्ग क्वांटिटी अगर डिलीवर हो गई तो क्या? अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर होती है तो आपके पास में क्या अधिकार है? सबसे पहला, द बायर में रिजेक्ट देम। लेकिन अगर बायर एक्सेप्ट करता है गुड्स डिलीवर्ड को, तो क्या उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा पूरा 10 किलो का ही? जैसे मान लीजिए अगर 12 किलो भेज दिया और आपने 12 किलो एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या 10 किलो का ही पैसा दोगे या फिर आपको पूरे 12 का पैसा देना हो? अगर 10 की जगह उसने 8 भेजा, तो क्या आपको 8 का पैसा देना पड़ेगा, पूरे 10 का? 8 का। तो इफ द सेलर डिलीवर्स अ रॉन्ग क्वांटिटी, देन या तो बायर उसको रिजेक्ट कर दे या तो फिर उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको पे करेगा एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट ओनली। जहां पे सेलर डिलीवर करता है एक लार्जर क्वांटिटी, अगर लार्जर क्वांटिटी डिलीवर कर देता है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। अगर 12 किलो भेज देता है तो 10 किलो एक्सेप्ट करके 2 किलो रिजेक्ट कर सकता है, और ही में रिजेक्ट द होल ऑल्सो, पूरा का पूरा भी रिजेक्ट करने का अधिकार है। अगर 10 की जगह 12 भेज दिया तो पूरा पूरा भी रिजेक्ट कर सकते हैं। सर पूरा क्यों? 10 एक्सेप्ट करो ना। अरे नहीं, हम बैठ के छाटेंगे क्या? तुमने क्यों 10 का 12 भेजा? मेरे पास जगह नहीं है रखने की, ले जाओ पूरा का पूरा वापस। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। इफ द बायर एक्सेप्ट्स होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड, ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से, ये नहीं कि 10 का ही 12 का पैसा देना होगा, रेट वही लगाएंगे पर यूनिट का। When the seller delivers to the goods to the buyer, the goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था बनारस में आम कई प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। एक होता है चौसा आम, एक होता है लंगड़ा आम, है ना, मालदार आम, ठीक है, दशहरी आम। तो दशहरी, चौसा और लंगड़ा, ये 3 मेन वैरायटीज होती हैं जो कि बनारस में आम की मिलती, ठीक है। लंगड़ा इज अ फेमस वैरायटी ऑफ आम, ठीक है, वैसा नहीं लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है, बट इट इज अ फेमस वैरायटी ऑफ आम इन वाराणसी, ठीक है। तो आपने ऑर्डर किया था लंगड़ा आम, और उसने उसके साथ साथ में दशहरी आम मिक्स करके दे दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सर क्या आप भी सुबह सुबह, हाँ खैर कोई बात नहीं। तो उसने उसके साथ में दशहरी आम मिक्स करके दे दिया। अब क्या बायर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर पूरा पूरा रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। चाहे तो पूरा एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो पूरा रिजेक्ट कर दे। यही है आपका डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। वापस से, अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर होती है तो बायर उसको पूरा पूरा एक्सेप्ट भी कर सकता है, पूरा पूरा रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेस क्वांटिटी डिलीवर होती है तो जितना तक के लिए ऑर्डर किया था उतना तक एक्सेप्ट करके एक्सेस को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जब भी वो एक्सेप्ट करेगा तो ही मस्ट पे एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से वो उसको पे करेगा। ये नहीं कि 10 का ऑर्डर किया था 12 आ गया तो पूरा 12 रख करके 10 ही का पैसा देगा, नहीं, ही विल पे एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। अगर मिक्स्ड क्वांटिटी मिक्स्ड गुड्स को भेज दे तो फिर या तो वो पूरा एक्सेप्ट कर सकता है या तो पूरा पूरा। दिस इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। इज दिस क्लियर? लिखिए, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 37। When a seller
delivers wrong quantity of goods ब्रैकेट में more or less to the buyer, comma, the buyer may accept or reject the goods. But if he accepts the good, comma, he must pay for the quantity at contract rate. Point number 2. When the seller delivers in excess quantity, अगर excess quantity में deliver करता है, comma, the buyer क्या कर सकता है? may accept क्या? Accept the whole goods, reject the whole, or accept the ordered quantity and reject the remaining. Full stop. In case he accepts the whole good, अगर वो पूरा accept कर ले, in case he accepts the whole good, comma, he must pay at क्या? He must pay at contract rate. और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तीसरा पॉइंट, when the seller sells goods with a mixed description of different kind, with a mixed description of different kind, sells goods with a mixed description of different kind, एक different kind के description के साथ, then क्या? The buyer may accept or reject the whole goods. खत्म. सुनो मेरी बात, हमने इसके बहुत ज्यादा केस स्टडीज अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की.
ठीक है, लेकिन हमने आपको तरीका सिखा रखा है। हम आपके साथ आंसर राइटिंग सेशंस लेंगे, आंसर राइटिंग सेशंस लेंगे, बट ऑब्वियसली हम मंडे आपके साथ एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपके साथ आंसर राइटिंग सेशंस लेंगे जिसमें हम आपको लिखना और भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस को सिखाएंगे। बट टिल देन क्या आप अपनी तैयारी कर सकते हैं? तरीका तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कैसे कैसे पढ़ना है। उसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो आपको बस अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जैसे जैसे करके हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, आपको वही आरटीपी के क्वेश्चंस जो बुक के पीछे के क्वेश्चंस हमारे होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। जो हमारे बुक के पीछे के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं उसमें से सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस को छांटना है और पढ़ना है। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। एवरीबॉडी इन द लाइव सेक्शन गिव मी अ फाइनल यस। मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच विल बी पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।